ओके डॉक्टर, जो सबसे पहले जहां पर छोड़ा था, लास्ट लेक्चर में जहां पर छोड़ा था, पहले उस पर बात करते हैं। तो मैंने क्लास जो रिलीज किया था दैट वाज ऑन एस कर्व एंड जे कर्व। और एस कर्व में एक कैरिंग कैपेसिटी की स्टेट आ रही थी, जो आपका पहला फेज था पॉजिटिव एक्सेलरेशन, दूसरा था लॉगरिथमिक फेज और तीसरा था नेगेटिव एक्सेलरेशन। एम आई राइट? परफेक्ट। तो वो जो नेगेटिव एक्सेलरेशन बच्चों जहां पर खत्म हो रहा था, दैट कंडीशन वाज कैरिंग कैपेसिटी, यानी आई शुड से दैट इज अ असिम्प्टोमेट कंडीशन। उसको मैं असिम्प्टोमेट भी कह सकता था। Like this was the graph, and this state I should say carrying capacity, which is called as K, और इसको अपन ने कहा था asymptomate, asymptote। परफेक्ट। और इस कंडीशन को कैरिंग कैपेसिटी, जो मैंने कहा था, एक जनरल मिसकंसेप्शन है। एक मिसकंसेप्शन ऐसा है कि कैरिंग कैपेसिटी इज द कैपेसिटी ऑफ अ पॉपुलेशन। In fact, carrying capacity is the capacity of that habitat, that geographical area, beyond which no further population growth is expected. Not expected, is possible. Expected की तो बात ही छोड़, because मैंने आपसे दोनों oscillations बताए, मैंने आपको दोनों oscillations बताए थे। और ये carrying capacity का concept, it is applicable only in S shaped curve, not in J curve. J curve में ये स्थिति आएगी नहीं ना। जे में एकदम से बढ़ेगा, नीचे आ जाएगा, ऑसिलेट करेगा, तो वो जे शेप में ही ऑसिलेट करता रहेगा। एंड दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जे कंडीशन में जो है वो वहीं पर ऑसिलेट करता रहेगा, नॉट इन, मतलब अराउंड कैरिंग कैपेसिटी नहीं होगा, वो वहीं पर बस नीचे आता रहेगा और ऑसिलेट करता रहेगा। बट कैरिंग कैपेसिटी में ऐसा नहीं होगा, राइट? Okay, so when population oscillated in S curve, it increases beyond this carrying capacity, again decreases, again increases, like this. This is oscillations more or less near the carrying capacity. And इस carrying capacity को जिसे K मैंने कहा था, अभी लिख देता हूं फिर से, asymptote. Perfect. Whereas in J curve, it was oscillating what? Like this. This was J curve. So ये population oscillations तो मैंने बताए थे। अब एनसीईआरटी में जहां पर आपको ये फिगर 13.5 दिया गया है, nt इक्वल्स टू n0 e टू द पावर rt, क्योंकि इस पर एक क्वेश्चन भी है एक्सरसाइज में। आई होप जो रेजोनाइट से दे आर नोइंग दिस। nt इक्वल्स टू n0 इक्वल टू e टू द पावर rt। e इज अ नेचुरल लॉग, nt किसी टाइम पर नंबर्स, n0 इनिशियल पॉपुलेशन नंबर और e का पावर rt। मतलब ये जो फॉर्मूला आपको दिया गया है, यू कैन डिराइव द इंटीग्रल form of the exponential growth equation as nt equals to n0 ert, where nt is population density at time t, n0 is at initial, r is intrinsic rate of natural increase, and e is the base of natural logarithm. वो जो r लिखा है बच्चों, बायोटिक पोटेंशियल। सपोज कोई लेडी, कोई एनिमल, कोई फीमेल ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस 7 प्रोजेनीज, 7 प्रोजेनीज को कोई टाइग्रेस जन्म देती, 3 टाइगर या उसमें की कोई 3 कब्स जो है उसके, वो डेथ हो जाती है बाय एनी मींस, बाय एनी रीजन। तो रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल तो उसका 7 का था, लेकिन बायोटिक पोटेंशियल उसका 4 का हुआ। तो रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल मतलब हाउ शी कैन रिप्रोड्यूस, when बायोटिक पोटेंशियल एक्चुअली how much they are after out of this, how much are surviving. So उसको कहते हैं बर्थ माइनस डेथ, दैट इज बायोटिक पोटेंशियल। r equals to b minus d, जस्ट फर्स्ट पैराग्राफ वहां पर ऊपर कहीं लिखा है r equals to b minus d, that is known as biotic potential, birth minus death. तो रिप्रोडक्शन कितना कर रही है डजंट मैटर, डेंसिटी के लिए बायोटिक पोटेंशियल ज्यादा, मोर टेक्निकल और एप्रोप्रिएट वैल्यू, इसलिए उसको एक्सप्लेन किया। अब
ये तो बात हो गई उन्होंने जो जनरल दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, जिसके लिए उन्होंने एक एग्जांपल दिया जिसे मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं, कि कोई राजा और मंत्री था, बड़ा सा उसका राज्य था, मंत्री ने शर्त लगाई चेस खेलने की, और जो जीतेगा उसको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के फॉर्म में हर स्क्वायर में जो ग्रेन साइज था उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रखते जाना। तो पिछले 15 सालों में अभी तक नहीं समझ पाया कि कैसे उसका पूरा राज्य खत्म हो गया, पर ठीक है, उसमें एग्जाम्पल दिया गया है, ऐसा उसमें लिखा है कि वो पूरा राज्य का अनाज भी कम पड़ गया, बट स्टिल आई डिडंट अंडरस्टूड कितने भी ग्रेन्स हो तो भी उस पूरे चेकर बोर्ड, उस चेस बोर्ड पर इतना तो नहीं बैठ सकता कि पूरे राज्य का अनाज खत्म हो जाए, बट गॉड नोस, वो कह रहा है तो कुछ शायद मेरे समझने में गलती हो रही होगी, बट एनीवेज राज्य छोटा रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, उसमें प्रोडक्शन कम रहा होगा, ये भी हो सकता है, बट एनीवेज। तो यहाँ पर कुछ आपको दिया गया, नॉर्वे रेट 0.015, फ्लोर बीटल 0.12, in 1981 the R value for the human population India was 0.0205. Find out what the current R values. For calculating it you need to know the birth rate and death rate. वो पता चल जाए तो फिर काम हो जाएगा। परफेक्ट। लॉजिस्टिक के कर्व में जो आपको दिया गया, जैसे कि अपन एस कर्व कहते हैं, उसमें कैरिंग कैपेसिटी का कंसेप्ट दिया हुआ है, लेकिन उस लॉजिस्टिक कर्व का सेकंड पैराग्राफ थोड़ा सा किलर है। कैसे? A population growing in a habitat with limited resources show initially a lag phase. यदि रिसोर्सेज लिमिटेड है, जाहिर सी बात है आप और मैं यदि सारे एक ही रिसोर्स के लिए compete कर रहे हैं तो बच्चों कहीं ना कहीं ग्रोथ जो है वो लैग फेज में होगी, क्योंकि सेम रिसोर्सेज के लिए फाइट कर रहे हैं। Followed by phase of acceleration and deceleration in finally asymptote when the population density reaches the carrying capacity. और उसको जिस इक्वेशन से समझाया जाता है, दैट इज वर्ल्स पर लॉजिस्टिक ग्रोथ इक्वेशन, व्हिच इज dn by dt equals to rn k minus n upon k। तो ये दोनों इक्वेशन कौन सा किसका है, आपको हाईलाइट कर लेना है, आपने उसको बॉक्स में बंद कर लिया होगा और पेंसिल चला ली होगी कि वन इज लॉजिस्टिक ग्रोथ एंड वन इज एक्सपोनेंशियल। और याद रखने का सबसे अच्छा तरीका, बिना किसी कंफ्यूजन के, जो एक्सपोनेंशियल पावर में हो e to the power rt, वो एक्सपोनेंशियल का हो गया, और बाकी वाला जो है लॉजिस्टिक का हो गया। Since resources for growth are for most animals population are finite and become limiting sooner or later, the logistic growth model is considered a more realistic one. वो क्यों रियलिस्टिक किया जाता है उसका बिकॉज भी लग गया, मतलब रीजन असर्शन का क्वेश्चन भी वहां पर। ओके, अब लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन के लिए मैं बात करूं आपसे, तो लाइफ हिस्ट्री वेरिएशंस में इंटरैक्शन मेरे को बताने थे, मैंने आर और के सिलेक्शन आपको बताया। परफेक्ट। क्या लगता है आर और के सिलेक्शन में, आर और के सिलेक्शन में कौन ज्यादा स्टेबल एनवायरनमेंट में रहेगा और कौन ज्यादा अनस्टेबल एनवायरनमेंट में रहेगा? आर स्टेबल एनवायरनमेंट में रहेगा, के उतना स्टेबल नहीं रहेगा। क्या लगता है गर्गी में? सरदार आर क्यों स्टेबल में रहेगा? मेरे हिसाब से तो आर अनस्टेबल में रहेगा। सर सराउंडिंग तो उसका वैसे ही रहेगा ना कि ग्रोथ हो रही है तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे, जस्ट ग्रोथ ही होते हैं। आप ज्यादा स्टेबल एनवायरनमेंट में रहते हैं या कोई पेट्री डिश का या पेट्री प्लेट का बैक्टीरिया या बॉडी का कोई वायरस, कौन ज्यादा स्टेबल एनवायरनमेंट में? मैं। तो आप किस सिलेक्शन में आते हैं, आर या के? के। परफेक्ट, गॉट माय पॉइंट? यस सर। ओके फाइन, चलिए लेट्स। हाँ बोलिए सर। फिर इवोल्यूशन तो के में ज्यादा हो रहा है ना? फिर सुबह वाली बात वहीं शुरू कर दी, मत मजबूर करो, मेरा फिर से एक लेक्चर चला जाएगा। मैं कह रहा हूं एज फार एज जेनेटिक मटेरियल इज कंसर्न, जीनोमिक ऑर्गेनाइजेशन इज कंसर्न, evolution is far faster because mutation is faster in less lifespan organisms like unicellular organisms. As far as durability is concerned, the durability of evolution is concerned, durability of adaptation is concerned, definitely case selection is more realistic and more better adopted.
ओके सर, अंडरस्टैंड। अंडरस्टूड, वेरी गुड। सो जो पॉपुलेशन इंटरेक्शन है, बेसिक 3 इंटरेक्शन होते हैं, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव और एक न्यूट्रलिज्म। पॉजिटिव इज कॉल्ड एज mutualism, negative is called as amensalism and parasitism and competition and predation, and the neutralism is called neutralism. एग्जाम्पल की यदि बात करूं तो बहुत पॉजिटिवली, मतलब मैं यदि करूं तो मैं आपसे फायदा ले रहा हूं इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, आप मुझसे फायदा ले रहे हैं इन टर्म्स ऑफ नॉलेज। इज इट द एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिज्म? यस सर। योगेश सरदार हाँ बोले, गार्गी ने मुझे हाँ करके सिर हिला दिया, मानसी की आवाज हाँ आ गई। क्या ये म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल है? हाँ सर। यस सर। प्रभु, अरे प्रभु, यस प्रभु, इट्स नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिज्म। क्षमा करें, आप मुझसे क्या ही ज्ञान प्राप्त करेंगे? मैं तो अनाड़ी व्यक्ति, मुझसे क्या ही ज्ञान प्राप्त करोगे आप? और कर भी लो तो मैं भी इंसान हूं और एक ही स्पीशीज में इंटरेक्शंस को नहीं बताया जाता। शुभम बशीने, अंडरस्टूड? हम लोग किस लेवल की इकोलॉजी पढ़ रहे हैं? पॉपुलेशन की कम्युनिटी? कम्युनिटी। तो कम्युनिटी में 2 डिफरेंट पॉपुलेशन के बीच इंटरेक्शन बताना है सरदार, कि एक ही स्पीशीज के बीच बताना है? 2 डिफरेंट। क्योंकि यदि आप और मैं, जिस तरीके से मैंने बात की कि मैं आपसे पैसा प्राप्त कर रहा हूं, आप मुझसे ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, यदि ये इंटरेक्शन है तो फिर 101% मेरी सामने जितनी भी जनता बैठी हुई है सब अपनी मदर के लिए पैरासाइट है। क्योंकि पैरासाइट की डेफिनेशन कहती है the organism must complete at least one stage of their life cycle in or on the body of host, and you completed your one stage of life cycle in the body of your mother, so you people are the parasite for your mother if interaction takes place between the same species. Sardar ji, Mansi, understood? यस सर। यस सर। Perfect. तो थोड़ा सा अटेंटिव बैठो दोस्त, अटेंटिव बैठने से ही काम होगा। बैठे तो हो, अटेंटिव बैठो बस, है ना? चलिए, तो बात यहां पर आती है जिस पर मैं कल आकर रुका था, और वो क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया था कि ऐसा कौन सा रिलेशनशिप है जिसमें क्लोज एसोसिएशन होना जरूरी है या नहीं है। तो उसमें एक बात निकलकर सामने आ गई कि प्रीडेशन, पैरासिटिज्म और कमेंसलिज्म ऐसे 3 इंटरैक्शन है इन विच both the species, both the interacting species must be close together. Perfect? और यह सवाल 100% आएगा। चलिए बात करते हैं प्रेडेशन की। बात करते हैं प्रेडेशन की। प्रेडेशन में लिखा हुआ है, मैंने अंडरलाइन भी कराना है आपको, करा भी दिया था। प्रेडेटर प्रे सोचते हैं तो सबसे पहले आता है टाइगर और डियर, बट नॉट ओनली दैट वन, एक ऐसी स्पैरो जो आपके फ्लावर या फ्रूट को खा जा रही है, दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज प्रेडेटर। ओके, all the animals eating plants are categorized separately as herbivores. They are in a broad ecological context not very different from predators. They are not very much different from the predator, क्योंकि आप उसे herbivores की कैटेगरी में रख देते हैं, और जब आप herbivores की कैटेगरी में उसे रख देते हैं तो डेफिनेटली वो प्रेडेटर की कैटेगरी में तो नहीं आएगा, बट इकोलॉजिकल कंटेक्स्ट में उसे देखा जा सकता है इन टर्म्स ऑफ प्रेडेटर। ओके, नेक्स्ट है 4th line, when a certain exotic species are introduced into geographical area, they become invasive and start spreading fast because the invaded land does not have a natural predator. लेकिन आप मुझसे ये पूछो या ना भी पूछो तो मैं बता दूं, क्योंकि क्या ही पूछोगे तुम, है ना अपूर्वा मैडम? क्या ही पूछने का इंतजार करें, मैं ही बता देता हूं कि प्रेडेटर की जहां तक बात है वो होना कितना जरूरी है बैलेंस के लिए। क्योंकि ऐसे एक ने कई एग्जाम्पल हमने देखे हैं कि हमारे यहाँ गेहूं के साथ एक गलती से मटेरियल आ गया था, पार्थिनियम, दैट इज कैरेट ग्रास। वो गलती से आ गया था और उसके बाद ऐसा हो गया, वो इतनी बुरी तरह से फैला कि उसे संभालना मुश्किल हो गया था। क्यों? क्योंकि उसका उस एनवायरनमेंट में नेचुरल प्रेडेटर ही नहीं था ना, और रहता भी कहां से, वो यहाँ का नेटिव तो था नहीं, वो तो अपन बाहर से ले आए थे। तो प्रेडेटर का होना बहुत जरूरी है बैलेंस के लिए। बहुत जरूरी है घर में किसी बड़े बुजुर्ग का चिल्लाना,
नहीं तो प्रे पॉपुलेशन इतनी तेजी से फैलती है, लेजीनेस इतना तेजी से फैलता है कि उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, और जब तक कंट्रोल करने का टाइम होता है वो निकल गया एक बार, तो उसका नेचुरल प्रेडेटर ही नहीं उस एनवायरमेंट में, तो फिर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। मानसी मैडम समझ रहे हैं हम? सर जी सर टेरर ऑफ बंगाल भी तो यही कैटेगरी में आएगा ना? अरे बिल्कुल इसी कैटेगरी में आएगा। टेरर ऑफ बंगाल कहाँ से आया दोस्त, ये उसकी हिस्ट्री मुझे नहीं पता कि टेरर ऑफ बंगाल का जो प्लांट है दैट इज वाटर हाइसिंथ। आई डोंट नो वाटर हाइसिंथ आया कैसे, उसके खूबसूरत फूलों की वजह से कहीं से लाया गया था ऐसा मुझे पता है, बट आई एम नॉट एग्जैक्टली नो द हिस्ट्री योगेश। ओके यस सर। चलिए द नेक्स्ट इज, फिर आया, मैंने कहा था ना ऑस्ट्रेलिया अमेरिका बहुत परेशान करेगा। In 1920, prickly pear cactus introduced into Australia caused havoc by spreading rapidly into millions of hectares of rangeland. Finally, the invasive cactus was brought under control only after a cactus-feeding predator, a moth, from its natural habitat, was introduced into the country. ऑस्ट्रेलिया में भी खेल हो गया था, कैक्टस बुरी तरह से फैलने लगा था, उसको खाने के लिए मॉथ लानी पड़ी। बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स ये अंडरलाइन कर ली होगी आपने। बायोलॉजिकल कंट्रोल में साइड में क्या करना होता है अपने को नोट्स बनाते समय घर की मैडम, साइड में उधर से एक लाइन एरो निकाल के लिखना पड़ता है ऑस्ट्रेलिया कैक्टस, बस। यानी अगली बार जब भी हम देखें तो समझ में आ जाए कि ऑस्ट्रेलियन कैक्टस वाज कंट्रोल्ड बाय, ऑस्ट्रेलियन कैक्टस वाज कंट्रोल्ड बाय अ मॉथ। Biological control method adopted in agriculture, pest control, ability of predator to regulate prey population. Predator also helps in maintaining species diversity. लीजिए, ये तो बात ही समझ में नहीं आ रही मुझे यार, कोई समझा दे तो बहुत ही बढ़िया। प्रीडेटर कैसे यार हेल्प्स इन मेंटेनिंग स्पीशीज डाइवर्सिटी इन अ कम्युनिटी? क्योंकि वो कंपटीशन को कम कर देगा ना, प्रे लिखा स्पीशीज है के बीच में। यस, बाय रिड्यूसिंग द इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन अमंग द कंपीटिंग प्रे स्पीशीज। अब लगी हमारे भाई झगड़ने, लगे एक दूसरे को नोचने कि कोई निपटाई दे किसी को, ताकि सीट जो है वो उसको मिल जाए मेडिकल की। लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, ये सब प्रे पॉपुलेशन। उधर से आए पाठक सर एज अ प्रीडेटर, और प्रीडेटर ने एक दो को निपटा दिया उसमें से। अब एक दो को निपटाने से कम बाकी के 15 तो बच गए, नहीं तो वो सब एक दूसरे को मार के खा रहे थे। मोर टेक्निकली आई शुड से कि यदि कोई दो प्रे स्पीशीज, चार प्रे स्पीशीज फाइट कर रही है, कंपटीशन कर रही है, उसमें से एक को निपटा दिया, एक को निपटाने से 10 बचती है, अच्छा है, अच्छा बात है ना। अग्री? सो लिखा हुआ है बाय रिड्यूसिंग द इंटेंसिटी ऑफ कंपीटिंग अमंग द कंपीटिंग प्रे स्पीशीज। फिर एक एग्जांपल आया, बट अब की बार कहां का आया? अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट, द स्टारफिश डिजास्टर इज एन इंपॉर्टेंट प्रेडेटर। अब इतना उलझ जाता है उस प्रेशर में आदमी, नीट में यही समझ नहीं आता कि प्रे कौन था और प्रेडेटर कौन था, इसलिए अपन पेन चलाते क्या? American Pacific Coast, the starfish disaster is an important predator. In a field experiment, when all the starfish were removed and enclosed in a tidal area, more than 10 species of invertebrate become extinct within a year because of interspecific competition. लो, प्रीडेटर को हटा के देखा गया। जब प्रीडेटर को हटाया गया तो प्रे का कंपटीशन इतना बढ़ गया कि 10 इन्वर्टिब्रेट के स्पीशीज वहां से एलिमिनेट हो गई, जस्ट बिकॉज, क्योंकि प्रीडेटर वहां से हटा दिया गया। कहां से? अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट, इंटरटाइडल एरिया ऑफ अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट। परफेक्ट। तो बाहर अपने एरो लगा के लिख लिया होगा गार्गी मैडम की अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट स्टारफिश डिजास्टर। If a predator is too efficient and overexploit its prey, then the prey might... योगेश भाई पढ़ो यार, ये तो मैं ही पढ़ रहा हूं, मैं ही सुना रहा हूं, उस पैराग्राफ को पढ़िए ना थोड़ा सा। If a predator is too efficient and overexploits its prey, then the prey might become extinct and following it. The predator will also become extinct for lack of food. This is reason why predators in nature are prudent. वेरी नाइस। मतलब प्रीडेटर को थोड़ा सा कॉमन सेंस वाला भी बताया गया, नॉनसेंस वाला नहीं बताया गया, कॉमन सेंस वाला बताया गया कि प्रीडेटर जो है वो इतनी बुरी तरह से भी नहीं निपटा था कि वही निपट जाए। पता लगा मैंने सबको डांटा डांटा, इतना सुना, इतना अड़का दिया कि हमारा बैची गायब हो गई। अब हमारा बैची गायब हो गई तो मैं किसको पढ़ाऊं, पैसा लूं किससे? थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज किया जाएगा
और प्रे स्पीशीज को इस लेवल तक रखा जाएगा कि मेरा काम आसानी से चलता है। चलिए सरदार आगे बढ़िए। Prey species have evolved various defenses to lessen the impact of predation. Some species of insects and frogs are cryptically colored camouflage to avoid being detected easily by predator. बहुत बढ़िया। अब यार यहाँ पर उन्होंने विद द इवोल्यूशनरी टाइम प्रे स्पीशीज ने भी अपने बचने कुछ तरीके निकाल लिए। सब पाटकसरी क्यों करें? बचना हो हमें तो बचने के कुछ तरीके निकाल लिए गए कि दो तरीके हैं, सर कहीं से आ रहे हैं और बचना है तो जिस कलर की वॉल है उस कलर का अपना कलर कर लिया, सर को दिखे ही नहीं अपन। टेक्निकल टर्म्स में बात करो तो कोई प्रे स्पीशीज प्रेडेटर से बचना चाहती है तो प्रेडेटर से बचने के लिए उसने जो बैकग्राउंड कलर होगा उस कलर का वो क्रिप्टिकली कलर तो कैमोफ्लेज। और कुछ हो सकता है कि पाठक सर को किसी और से डर लगता हो या उस स्पीशीज को किसी और से डर लगता हो, प्रेडेटर को किसी और से डर लगता हो तो उसके टाइप का मिमिक करने लगे कि हम तो वो नहीं है जो आप समझ रहे हो, हम तो वो हैं जिससे आप घबराते हो। तो मिमिक और कैमोफ्लेज, जैसे कि अभी गार्गियो को एक्सप्लेन कर रहा था मैं, मिमिक और कैमोफ्लेज का बहुत बड़ा डिफरेंस। मिमिक इज टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स, भाई मिमिक इज टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स एंड कैमोफ्लेज टू हाइड देमसेल्व्स। लिख रहे हैं आप मिमिक वर्सेस कैमोफ्लेज, मिमिक वर्सेस कैमोफ्लेज। मिमिक वर्सेस कैमोफ्लेज में पहला पॉइंट आपने लिखा, मिमिक ऑर्गेनिज्म वांट टू एक्सप्रेस देमसेल्फ, ऑर्गेनिजम्स वांट टू एक्सप्रेस देमसेल्फ, और अपना कैमोफ्लेज वांट टू हाइड देमसेल्व्स। और एक और पॉइंट बताया था मैंने अभी, वो तो हो गई बात। कैमोफ्लेज और मिमिक सोचकर थोड़ा सा बताइए दोस्तों, क्या लगता है कौन सी हमेशा ऑफेंसिव है और कौन सी डिफेंसिव है या कौन सी दोनों है? तो कैमोफ्लेज दोनों है और मिमिक्री और सिर्फ ऑफेंसिव। मिमिक्री सिर्फ डिफेंसिव। यस परफेक्ट चैतन्य भाई, मिमिक इज यूजुअली डिफेंसिव most of the cases, whereas camouflage is both offensive and defensive. मुझे छुपकर हमला भी करना है और मुझे छुपकर अपने आप को बचाना भी, लेकिन जब मैं अपने आप को दिखा रहा हूं तो कहीं ना कहीं मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं अपना डिफेंड करूं। ओके चलिए बहुत बढ़िया। यस नेक्स्ट। Some are poisonous and therefore avoided by the predators. The monarch butterfly is highly distasteful to its predator birds because of special chemical present in its body. Interestingly, कुछ तो ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने इवोल्यूशनरी कोर्स ऑफ इवोल्यूशन के दौरान अपनी ऐसी कुछ हैबिट्स डेवलप कर ली जिसकी वजह से वो प्रेडेटर उनके पास फटकता ही नहीं। ये तो इवोल्यूशनरी, जैसे हम कहते हैं कई बार की, मतलब पुराने लोग तो कह देते थे कि भाई ठीक है वो खीरा या ककड़ी जो है वो कड़वी निकली, अरे ठीक है चल जाता है, बट नो नहीं चलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो स्पीशीज में भी कड़वापन आया। तो हो सकता है ये भी कारण हो कि कुछ दूसरा न्यूट्रिशन का भी कुछ कारण हो, लेकिन ये भी कारण बहुत बड़ा हो सकता है कि टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम प्रेडेटर उन्होंने कुछ टॉक्सिन डेवलप कर लिया। इसलिए कहते हैं जितने भी गार्ड फैमिली होती है, बिटरगर्ड हो या और कौन सा होता है गार्ड, एक bottle गार्ड, ये जितने भी गार्ड फैमिली के होते हैं इनमें यदि थोड़ा भी गड़बड़ लग रहा है, कुछ टॉक्सिन टाइप का लग रहा है या कड़वापन लग रहा है, तो इट शुड बी नॉट बी सजेस्टेड टू ईट, है ना। चलिए आगे। Interestingly, the butterfly acquires this chemical during its caterpillar stage by feeding on a poisonous weed. बस एक पॉइंट टू बी नोटेड, और ये आपको पता होना चाहिए कि इसने जो वो डेवलप किया है अपना डिफेंस, वो उसने अपने कैटरपिलर स्टेज में ही कर लिया था, जबकि वो पॉइजनस वीड पर फीड कर रही थी। परफेक्ट, बढ़िया। एक मिनट क्योंकि आगे का पढ़ना है कि नहीं वो भी देखने की बात है। प्लांट के केस में अगला पैराग्राफ तो मैं ऐसे ही बता दूं। प्लांट में लिखा है कि जो अपने आप को बचने की कोशिश करते हैं
उसने अपने इसमें कुछ कैक्टस जैसे स्पाइंस वो डेवलप कर लिए हैं, और कई बार ऐसा होता है कि वो herbivores sick when they are eaten, inhibit feeding on digestion, disrupt its reproduction, or even kill it. You must have seen the weed Calotropis growing in abundant field. The plant produces highly poisonous cardiac glycosides. ये सवाल है भैया, प्लांट की थी अपने आप को बचाना, मूव तो कर नहीं सकते, भाग तो सकते नहीं, तो कभी वो कुछ कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स बना दें जिसकी वजह से एकदम से हार्ट ब्लॉक हो जाता है, कई बार ऐसा भी कर दें कि वो इतना पॉइजनस वो कर दें या इतने स्पाइंस वो डेवलप कर ले, कोई आए तो वैसे ही उनका बकल कैविटी में गड़बड़ हो जाए, मतलब ऐसे बहुत सारे वो दिए गए हैं। अब यहाँ जो दिया गया है निकोटीन, कैफीन, क्विनाइन, स्ट्राइकिन और ओपियम are produced by them actually as defense against grazers and browsers. A wide variety of chemical substance that we extract from plants on a commercial. हाँ, ये सब जितने भी हैं, सीधा सीधा नीट का सवाल, ये सब वो हैं जो प्लांट कभी ना कभी अपने डिफेंस के लिए बनाता है। हम जिसे बड़े मजे से खा रहे हैं, सोच रहे हैं आप, कॉफी, चाय, ये हो सकता है कि उस प्लांट ने अपने आप को खुद से बचाने के लिए अपना एक प्रोडक्शन कर दिया और उसको हम बड़े आनंद से खा रहे हैं। वो बेचारा जिसके लिए उस मतलब जिससे बचने के लिए किया था उससे तो बच गया, इंसान ने उसको निपटा तो किसी भी तरह से भी, है ना। एनीवे सर, आई होप प्रेडेटर इज बेस्ट अंडरस्टूड। सर आप बोलिए ना। सर, वो जो कैटरपिलर को उसने जो फीडिंग किया था पॉइजनस वीड के ऊपर, तो उसको हर जनरेशन में खाना पड़ेगा क्या, क्योंकि वो तो पास ऑन हो जाएगा जेनेटिकली? ठीक है, सवाल आपका डॉक्टर बिल्कुल सही है रोहन। आपने पूछा कि वो जो कैटरपिलर है जो वो पॉइजनस वीड पे खा के उसने एक अपना वो बना लिया, क्या केमिकल बना लिया, टॉक्सिक केमिकल बना लिया। अब सवाल ये कि क्या उसको अगली जनरेशन में पास ऑन होगा? अगली जनरेशन में पास ऑन वो होगा यदि वो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है, और यदि नहीं तो फिर फादर के थ्रू दी जाने वाली बात, तो जेनेटिकली तो हुआ नहीं जो मदर फादर को डिस्ट्रीब्यूट करे, साइटोलॉजिकली वो जा सकता है, अदरवाइज एवरी टाइम दिस कैटरपिलर हैज टू फीड ऑन दिस। डॉक्टर हाँ सर। शुड वी स्टार्ट कंपटीशन, मतलब शुड वी स्टार्ट टीचिंग कंपटीशन? यस सर। ओके, तो मैं क्या ही पढ़ूंगा यार, कोई पढ़ना चाहेगा विलिंगली? रोहन? यस सर, पढ़ता हूँ। प्लीज। When Darwin spoke of the struggle for existence and survival of the fittest in nature, he was convinced that interspecific competition is a potent force in organic evolution. बस बस दोस्त, यही सवाल आ गया। इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन इज अ पोटेंट फोर्स इन ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, और ये लाइन मैं आगे पढ़ना चाहूंगा। इट इज जनरली बिलीव that competition occurs when closely related species compete for the same resources that are limiting, but this is not entirely true. भाई एक तरफ तो आप कह रहे हैं इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन इज अ पोटेंट फोर्स इन ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। इंटरस्पेसिफिक यानी जब मैं गोट, मैं किसी कैटल, मैं किसी काउ, बफेलो, इन सब से कंपटीशन किया होगा, शायद तब मैं ज्यादा बेटर इवॉल्व हो पाया। यस, ट्रू, अग्री। मैं अपने ही लोगों की, अपनी ही स्पीशीज के बीच में लड़कर क्या ही इवॉल्व होगा? यस होगा, ऐसा नहीं कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं अपने ही इसके बीच में कंपीट करता हूं तो डेफिनेटली मैं भी कुछ बेटर करके इवॉल्व हूं, लेकिन इंटर स्पेसिफिक करने पर ज्यादा बेटर तरीके से होगा। क्यों? क्योंकि हम शायद को इवोल्यूशन एग्जिस्ट कर जाएंगे और दोनों साथ साथ इवॉल्व हो जाएंगे। तो इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन भी नहीं, ही एक पोटेंट सोर्स है। प्लस आगे की बात में उसने कुछ चीजें क्लियर कर दी कि जनरली ये माना जाता है कि जब क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज सेम रिसोर्स के लिए कंपीट कर रही हो तो मतलब कंपटीशन तब होता है जब क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज सेम रिसोर्सेज के लिए फाइट कर, लाइक आई शुड से क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज मतलब एप्स एंड मंकीज एंड ह्यूमंस फाइटिंग फॉर द सेम रिसोर्सेज, बराबर। तो कंपटीशन होता है, ऐसा इन जनरल बिलीव किया जाता है, बट दिस इज नॉट एंटायरली ट्रू। दो रीजन शायद दिए गए। फर्स्ट, टोटली अनरिलेटेड स्पीशीज कुड आल्सो compete फॉर द सेम रिसोर्स, और उसके लिए एग्जांपल का सपोर्ट दे दिया गया। फॉर इंस्टेंस सम शैलो, कहां की बात आ गई?
South American land. Some shallow South American lakes visiting flamingos and resident fishes compete for their common food, the zooplanktons in the lake. Repeating, some shallow South American lakes visiting flamingos and resident fish, यानी उस साउथ अमेरिका की रेसिडेंट फिश और वहां पर आने वाले फ्लैमिंगोस, इनके बीच में जो कंपटीशन होता है वो जू प्लैंक्टन्स के लिए होता है। अब ये दो कौन से रिलेटेड है यार, मतलब दूर दूर तक कोई स्पीशीज का लेना देना नहीं, विजिटिंग फ्लैमिंगो और रेसिडेंट फिश, बट स्टिल कंपटीशन इज देयर। दूसरा, रिसोर्सेज नीड नॉट टू बी लिमिटेड। ये तो बहुत बड़ा एक ब्लंडर हो सकता स्टेटमेंट, क्योंकि कंपटीशन तो यार वहां कहते हैं ना, गॉसियन प्रिंसिपल भी पढ़ेंगे, कंपटीशन तो वहां कंसीडर होता है दोस्तों जहां रिसोर्सेज लिमिटेड। यदि रिसोर्सेज अनलिमिटेड और कंपटीशन होगा क्यों, लेकिन उसको भी क्लियर कर दिया गया कि नहीं ऐसा हो सकता है। लाइक in interference competition, the feeding efficiency of one species might be reduced due to the interfering and inhibitory presence of the other species, even if resources are abundant. Therefore, competition is best defined a process in which the fitness of one species is significantly lower the presence of another species. इंटरफेरेंस कॉम्पिटिशन कितना बढ़िया एग्जांपल से समझाया, मतलब जबरदस्त दी इकोलॉजी में। भाई या तो कंपटीशन आप कंसीडर कर रहे हैं कि तब होगा जब दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज होंगी, या आप तब कंसीडर कर रहे हैं जब स्पीशीज भले क्लोज रिलेटेड ना हो लेकिन रिसोर्सेज लिमिटेड हो, तभी गुंजाइश बनती। खाने के लिए दो ही चपाती हैं, आप भी हैं और कैटल भी है, तो कंपटीशन की संभावना बनती। या एप्स और मंकीज और आप छीना झपटी कर रहे हो खाने के लिए, लेकिन ऐसी दोनों ही स्थितियां नहीं भी हो सकती है। उसका एग्जांपल अमेरिकन विजिटिंग फ्लैमिंगोस के बाद बता दी गई, और दूसरे में आपको अच्छा एग्जांपल अभी दिया जा रहा है इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस में एक किसी सुपीरियर स्पीशीज के आ जाने से भी इंफीरियर स्पीशीज, एक स्पीशीज इंफीरियर हो सकती है। मतलब कोई लेना देना नहीं, रिसोर्सेस कोई लिमिटेड नहीं, जहां तक नजर पड़े वहां तक ग्रासलैंड है, जहां तक नजर पड़े। लेकिन उसमें यदि मैंने एक एक्स ऑर्गेनिज्म ऐसा छोड़ दिया जिसकी ब्राउजिंग और ग्रेजिंग एफिशिएंसी वाई के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, तो अनलिमिटेड होने के बावजूद वाई ने पड़े जाएगा, क्योंकि एक्स की एफिशिएंसी ज्यादा है। तो कंपटीशन को बेस्ट डिफाइन ऐसे किया जा सकता है कि a process in which the fitness of one species is significantly lower in the presence of another species. यदि किसी प्रकार से फिटनेस में असर पड़ रहा है तो वो सही कंपटीशन। भाई कंपटीशन इससे मैटर नहीं करता कि रिसोर्सेस कितने हैं, रिलेटेड स्पीशीज हैं कि नहीं, दो अनरिलेटेड स्पीशीज भी कर सकती हैं और बहुत अथाह पड़ा हो तब भी कंपटीशन हो सकता है, बशर्ते, मतलब बशर्ते नहीं, इसलिए टेक्निकली इट इज बेटर डेफिनेशन की एक स्पीशीज की प्रेजेंस में यदि दूसरी स्पीशीज का फिटनेस कम हो जाता है। फिटनेस का डार्विन का कंसेप्ट किससे था, रिप्रोडक्टिव फिटनेस। यदि वो एफिशिएंसी यदि कम होती है तो वो कंपटीशन है। हाँ पढ़िए रोहन आगे। इट इज रिलेटिवली It is relatively easy to demonstrate in laboratory experiments, as Gauss and other experimental ecologists did. When resources are limited, the competitively superior species will eventually eliminate the other species, but evidence for such competitive exclusion occurring in nature is not always conclusive. Strong and अब मैंने आपको ये बता दिया कि ऐसा हो गया कि भाई ये कोई डोमिनेंट स्पीशीज आ गई, तो उस डोमिनेंट स्पीशीज ने क्या किया, पूरा का पूरा ग्रेजिंग और ब्राउजिंग एफिशिएंसी ज्यादा थी तो वो निपटा दिया। भाई 12th वाले बच्चे भी उसी नीट के लिए फाइट कर रहे हैं जिसके लिए एमआर बैच कर रही है। अब यदि किसी एक की एफिशिएंसी ज्यादा हो गई तो रिसोर्सेज अनलिमिटेड होने के बावजूद, 50,000 सीट होने के बावजूद, यदि ग्रेजिंग और ब्राउजिंग एफिशिएंसी उस बैच की ज्यादा है तो डेफिनेटली सारी सीट पे हथियार लेंगे। परफेक्ट। लेकिन साथ में यह भी यहां दे दिया गया, ऐसा भी नहीं कि उसकी वजह से इंफीरियर पूरी खत्म हो जाए। कुछ एग्जांपल देखते हैं, पढ़िए आगे। Strong and persuasive circumstantial evidence does exist, however, in some cases.
The abundant tortoise in Galapagos Island became extinct within a decade after goats were introduced on the island, apparently due to the greater browsing efficacy of goats. सीधा 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 एग्जाम्पल है, सीधा सीधा एग्जाम्पल है, और सीधा सीधा लर्न करना. हाईलाइट कर लेंगे आप, abundant tortoise. हाईलाइटेड. चलिए एक और एविडेंस दिया गया है, पढ़िए. Another evidence for the occurrence of competition in nature comes from what is called competitive release. A species whose distribution is restricted to a small geographical area because of the presence of a competitively superior species is found to expand its distributional range dramatically when the competing species is experimentally removed. मतलब जैसा कि मैंने कहा कि ऐसा नहीं कि पूरी तरह से जड़ से उखाड़ देगी जिसकी ब्राउजिंग एफिशिएंसी ज्यादा है ग्रिड. ऐसा एक और एविडेंस मिला. पहला तो वो मिला कि ब्राउजिंग एफिशिएंसी से गोट का एग्जांपल बताया गया जो उसको सपोर्ट कर रहा था उस स्टेटमेंट. अब ऐसा भी नहीं कि कर दे, ऐसा भी तो हो सकता है कि एडजस्टमेंट कर ले, या तो कंपटीशन रिलीज कर दें या तो रिसोर्स पार्टीशनिंग कर ले. मतलब कंपटीशन के दो एस्पेक्ट दिए गए. तो ये करके देखा गया कि यदि किसी लैंड पे था कि आर्टिफिशियल था, नहीं एक्सपेरिमेंट्स में था. एक्सपेरिमेंट्स में था. हाँ, कोनल फील्ड एक्सपेरिमेंट. कोनल्स के फील्ड एक्सपेरिमेंट में क्या किया? द रॉकी सी कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड, द लार्जर एंड कंपेटिटिवली सुपीरियर बार्नेकल बैलेनस dominate the intertidal area and exclude the smaller barnacle Chathamellus from that zone. In general, ठीक है. मतलब कॉम्पिटेटिव रिलीज. यदि भाई मेरे साथ कोई बैठा है और वो अचानक सरेंडर कर दे या किसी भी कारण से उसमें उसकी पॉपुलेशन अचानक कम होने लगी, तो ड्रामेटिकली वो जो इंफीरियर था वो सुपेरियर होने लगेगा. बट ऑब्वियस है, वो कोई बात ही नहीं उसमें. In general, herbivores and plants appear to be more adversely affected by competition than carnivores. नहीं समझा स्टेटमेंट. एनीवन, कोई बुद्धिजीवी बचा हो यदि कक्षा में तो कोशिश करे, प्रयास करे. अन्यथा मैं भी मान लूं, आप भी मान ले कि बुद्धिजीवों की संख्या लगातार दिनों दिन कम होती जा रही है. सर, जो herbivores होते हैं उनके पास नंबर ऑफ ऑप्शंस लिमिटेड होते हैं. सपोज हम अपने आप को कंसिडर कर ले तो हमारे पास लगभग 20 से 25 ही है सब्जियां, लेकिन कार्निवोर्स के पास तो जितने भी एनिमल वो खा सकते. परफेक्ट. मतलब मैं ये मान लूं डॉक्टर खेड़कर कि किसी पिरामिड में ट्रॉफिक लेवल का लेवल भी डिटरमाइन करता है कि आपका सर्वाइवल कैसा है. राइट? क्योंकि आप यदि हर्बीवोर के लेवल पर हैं तो आप ज्यादा थ्रेट पर हैं, क्योंकि आपके पास खाने के ऑप्शंस लिमिटेड है. सब्जी भाजी मिलेगी तो ठीक, नहीं तो अंडा तो खाना ही पड़ेगा, नहीं तो नॉनवेज तो खाना ही पड़ेगा. क्योंकि यदि नहीं खाए तो ऑप्शंस लिमिटेड है अपने पास. परफेक्ट. चलिए, ये बात समझ में आ गई सबको? Herbivores are more adversely affected by competition. आंसर लिख सकते हैं बिकॉज carnivores are superior predators. Carnivores are superior predators. And number of primary consumers are more than top consumers. सर, हाँ, हम ये भी तो बोल सकते हैं कि जो कार्निवरस है उनमें कंपटीशन कम है, मतलब उनके काउंटिंग कम है, स्पीसीज कम है जितना हर्बीवरस में. इसीलिए लास्ट का स्टेटमेंट यही लिखा है मैंने अभी. नंबर ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर्स आर मोर देन टॉप कंज्यूमर्स. तो प्राइमरी कंज्यूमर ज्यादा है तो उनके बीच कंपटीशन भी ज्यादा है ना. यस सर. इज इट सरदार? यस सर. यही कहना चाह रहे हो ना? एमबीबीएस की सीट के लिए फाइट हो रही है. 10,000 बच्चा है या 2,000 बच्चा है. जब 10,000 बच्चा है तो कंपटीशन ज्यादा होगा, 2,000 बच्चा तो कंपटीशन कम होगा. इज इट? यस सर. परफेक्ट. हाँ सरदार, पढ़िए गॉसियन कंपटीशन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. Gauss's competitive exclusion principle states that two closely related species competing for the same resources cannot coexist indefinitely. बस स्टेटमेंट सीधा सीधा हाईलाइट.
गॉसियन कॉम्पिटिटिव एक्सपेरिमेंट प्रिंसिपल कहता है कि यदि दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज हैं तो पहले सीधे सीधे पॉइंट्स निकल के क्या आ रहे हैं, गॉसियन प्रिंसिपल इज अप्लाइड ऑन और विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट इज true for Gaussian principle. Number 1, it is an exclusion principle, it is state exclusion, yes. Number 2, it is explained in closely related species, yes. It is for the same resources, yes. And it is for the limited resources, yes. तो ऐसा कुछ क्वेश्चन बनाकर उस पर आपको पॉइंट्स दिए जा सकते हैं, उसको नीट लिख लिया जाए। सरदार पढ़िए। And the competitively in हाँ बोलिए बोलिए। सर इसमें लिखा है कि वो मतलब कंप्लीटली एलिमिनेट कर देता है, इसमें इधर लिखा है ना, एंड द कॉम्पिटिटिवली इंफीरियर वन विल बी एलिमिनेटेड इवेंचुअली। हाँ ऊपर आपने बोला था कि पूरा खत्म नहीं होता है, इधर बोल रहा है पूरा खत्म होता है। हाँ, ये difference सब क्या है? कैसी बातें कर रहे हैं चेतन भाई, कभी ऐसा बोलते हैं कभी वैसा बोलते हैं। ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि इकोलॉजी में आपको एग्जांपल्स बताए जा रहे हैं, इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। गॉस साहब ने कहा था कि जो इंफीरियर है दैट विल इवेंचुअली बी एलिमिनेटेड, अंततः खत्म हो ही जाएगी, ऐसा गॉस साहब कहते हैं। बट यस, दिस इज नॉट द ट्रू, दिस इज नॉट ऑलवेज द ट्रूथ, बिकॉज वी आर हैविंग few experience, few examples, and we have two concepts. By any means, Chaitanya, by any means, if these two species which are competing for the same resources in a limited availability, X and Y, Chaitanya, am I audible? यस सर। By any means, X, by any means, by any natural disaster, by any natural calamity, if X eliminated, what do you think? Y जो अभी तक inferior था, क्या superior नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। उस फिनोमेना को कहा गया कॉम्पिटिटिव रिलीज। अग्री? यस सर। मैं समझता हूं आपके जन्म के 3 से 4 साल बाद, करीब करीब 5 साल बाद, जब आपने पहली कक्षा में प्रवेश लिया होगा, उस समय के आसपास की बात है, बड़ा जबरदस्त अर्थक्वेक आया था इन द रेंज ऑफ कन्याकुमारी बेल्ट था उसका, मतलब आई शुड से इंडियन ओशियन। और जो विवेकानंद रॉक है, कहते हैं कि वो विवेकानंद रॉक जो है वो 3 सेंटीमीटर तक शिफ्ट हो, बहुत बड़ा फर्क है 3 सेंटीमीटर। वैसे उस बड़े से एक्वाटिक इकोसिस्टम के लिए कोई बहुत मायने नहीं रखता, लेकिन यदि उस 3 सेंटीमीटर के बीच में यदि कोई ऐसी रॉक आ गई होगी जिससे स्पीशीज ए और बी का हैबिटेट बदल गया होगा, रिप्रोडक्टिव पैटर्न बदल गया होगा, तो उस इकोलॉजिकल सिस्टम के लिए बहुत बड़ा चेंज था। तो ऐसा हो सकता है, by any means, if one is eliminated, then the competition will be released and the inferior maybe becomes dominant. Chaitanya, understood? यस सर। Okay. Next. and the competitively inferior one will be eliminated eventually. This may be true if the resources are limiting, but not otherwise. More recent studies do not support such gross generalization about competition. While they do not rule out the occurrence of interspecific competition in nature, they point out that species facing competition might evolve mechanisms that promote coexistence rather than exclusion. बस अब देखिए कैसी, चैतन्य भाई आपकी बात शायद सुन लें लोगों ने और लिख दिया, रूल को, गॉसियन रूल को एक्सेप्ट करते नहीं और रूल आउट उसको करते नहीं। एक्सेप्ट करना नहीं और रूल आउट करना नहीं, ठीक आपकी जनरेशन की तरह। मना कुछ कर नहीं रहे आपको, आप जो बोलो वैसा कर लेंगे। ये एक अलग बात है कि वो हम नहीं करेंगे, बट आपकी बात भी नहीं टालेगी। तो कहीं ना कहीं ऐसे समय फिर एक नया कंसेप्ट आता है, दैट इज रिसोर्स पार्टीशनिंग। कि ठीक है, आप ऐसा कह रहे हो क्या, एक काम करो, सुबह आपकी मर्जी से, शाम को हमारी मर्जी से। चैतन्य भाई अंडरस्टूड? हाँ सर। बहुत सारे जीवन के कंसेप्ट लग रहे हैं इसमें कुछ अजीब से। यस कोई सर। बात, अच्छा है, समझ सके तो बहुत बढ़िया। मेरे सामने विद्वान बैठे हुए, वो भी समझ पाए तो बहुत अच्छी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरदार, One such mechanism is resource partitioning. If two species, बस। यदि कोई स्पीशीज के बीच कंपटीशन हो रहा है,
समझ में आ गई भैया की बात? रिलीज तो होने वाला नहीं है कंपटीशन, वो तो चलना ही चलना है। कंपटीशन रिलीज तो हो नहीं रहा। फोकटिक कंपटीशन करते रहेंगे तो दोनों निपट जाएंगे, क्योंकि कंपटीशन इज अ माइनस माइनस टाइप ऑफ इंटरेक्शन। एम आई राइट? Yes, sir. मतलब दोनों ही खत्म हो जाएंगे। तो बेटर है भैया, तू रिलीज हो नहीं रहा, कंपटीशन करते रहे तो दोनों निपट जाएंगे। एक काम कर, वो एरिया तेरा, ये एरिया मेरा, तू सुबह कर ले, मैं शाम को कर ले। तू फ्लावर ले ले, पेटल ले ले, मैं सीड ले लेता हूं। तू लीफ ले ले, मैं रूट ले लेता हूं। मतलब इन दैट वे द रिसोर्स इज पार्टीशन। मानसी, अंडरस्टूड? Yes, sir. परफेक्ट। सीधे एग्जांपल पर आइए। मैकआर्थर। मैकआर्थर। हाँ बोलिए। सर आपने पिछले साल एक न्यूट्रलिज्म भी बताया था। न्यूट्रलिज्म आपने बताया था कि दोनों को। दोस्त इस साल भी शुरुआत उसी से की मैंने। आप शायद संभवतः डॉक्टर आप लेट ज्वाइन किए। सर फिर वो इंटरेक्ट क्यों करते अगर फायदा ही नहीं होता तो? हाँ, यही तो मैं कह रहा हूं। मैं और एमआर बैच क्यों ही इंटरेक्ट कर रहे हैं? मैं और एमआर बैच क्यों ही इंटरेक्ट कर रहे हैं? वो मुझसे कुछ ज्ञान ले नहीं रहे, मुझे पैसा मेरे पास आ नहीं रहा, वो कंपनी को चला जा रहा। क्यों ही इंटरेक्ट कर रहे हैं? टेक्निकली आते हैं खेड़कर साहब। आपकी और मेरी बॉडी पर बैठे हुए कुछ ऐसे माइक्रोब्स, आपके और मेरे इंटेस्टाइन में बैठे हुए ऐसे कुछ माइक्रोब्स क्यों ही बैठे हैं? वो कर कुछ रहे नहीं। लेकिन कई बार क्या हो जाता है, ऐसी स्पीशीज इन कोर्स ऑफ इवोल्यूशन यदि किसी प्रकार से अडेप्टेशन कर पाई तो फायदे का बात हो जाए, और नहीं तो नुकसान क्या ही है। इस सरफेस पर न जाने अभी कितने बैक्टीरियाज पड़े हों। यस, मैं आया, डेटॉल से हाथ भी धो लिया, नो प्रॉब्लम, बट स्टिल यदि कुछ बैठे होंगे तो मुझे क्या ही नुकसान कर रहे हैं। हाँ, कट लग गया तो तुरंत ही नेगेटिव इंटरेक्शन शुरू हो जाएगा एंड सेप्सिस की प्रोसेस शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो बैक्टीरिया को ब्लड का ग्लूकोज मिलेगा एंड स्टार्ट प्रोलिफरेटिंग देयर सेल्स। तो वैसे पड़े कोई समस्या नहीं, मैं उनको कोई एनवायरमेंट दे रहा हूं ऐसा भी नहीं, या उनसे मुझे कुछ फायदा हो रहा है ऐसा भी नहीं, बट दे आर इंटरेक्टिंग इन सच अ वे दैट नीदर दे आर बेनिफिटेड नॉर दे हार्म। तो ऐसे बहुत सारे इंटरेक्शन होते हैं नेचर में जिसकी वजह से बैलेंस बना रहे। दैट इज न्यूट्रलिज्म डॉक्टर। यस सर। So come to the point, examples of MacArthur. MacArthur showed that 5 closely related species of warblers living on the same tree were able to avoid competition and exist due to behavioral difference in their foraging activities. Perfect. चरने का जो समय है वो सबका अलग अलग है। तुम अभी चर लो, मैं बाद में चर लेता हूँ, मतलब खा लेते हैं। फीडिंग, फोरेजिंग, जो चारा है वो खाने की बात अपन कर रहे हैं, तो टाइम बदल दिया तो पार्टीशन रिलीज। यानी ओवरऑल कंपटीशन की बात जहां तक समझ में आई, तो कंपटीशन कहता है कि इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन ऑर्गेनिक इवोल्यूशन को लीड करता है। ऐसा भी नहीं कि कंपटीशन केवल क्लोज रिलेटेड में हो, ऐसा भी नहीं कि केवल लिमिटेड रिसोर्सेज में ही हो। हाँ, लिमिटेड रिसोर्स में होता है तो गॉसियन प्रिंसिपल है, एक को एक्सक्लूड होना पड़ेगा, लेकिन दिस इज नॉट द ट्रूथ। दिस इज नॉट द ट्रूथ, क्योंकि वो ट्रूथ इसलिए भी नहीं क्योंकि एग्जाम्पल्स आपको दिए गए। हाँ, कुछ स्पीशीज खत्म हो गई गैलापागोस आइलैंड पर ब्राउजिंग एफिशिएंसी की वजह से, और कुछ ने कंपटीशन रिलीज कर दिया, तो वो फील्ड एक्सपेरिमेंट था कॉर्नेल का। परफेक्ट। लेकिन उसका एक बेहतर इलाज उन्होंने निकाला, कोइवोल्यूशन, कि तुम भी डेवलप हो, हम भी डेवलप हो। यदि हमने स्पाइन्स डेवलप कर लिए तो तुम कुछ और तरीका डेवलप करो, क्योंकि यदि हमने ऐसा कर लिया कि हम तुम्हारी वजह से कलरफुल हो गए हैं फ्लावर, इंसेक्ट को कह रहा है कि इंसेक्ट हम तेरी वजह से यदि कलरफुल होते हैं तो तुझे भी हमारी मदद करनी पड़ेगी और तुझे भी पॉलिनेशन करना पड़ेगा। तो इन दैट वे वी कैन एग्जिस्ट एज अ कोइवोल्यूशन। सर, जहां तक मैं, हाँ सर रिसोर्सेस पार्टीशनिंग तो लिमिटेड रिसोर्सेस पे एप्लीकेबल ही नहीं होगा ना, कि अगर वो अलग अलग टाइम पे भी ग्रेज या फिर फोर्जेजिंग कर रहे हैं तो अगर रिसोर्सेस लिमिटेड हुआ तो वो खत्म हो जाएगा ना एक टाइम के बाद। हो तो जाएगा, लेकिन स्पीड कम हो जाएगी ना दोस्त, कंपटीशन खत्म हो गया ना। यस सर। रिसोर्सेज लिमिट होने के बावजूद भी कंपटीशन खत्म हो गया ना। मतलब भाई मेरे पास 100 ही रुपए थे, लेकिन 100 रुपए में लड़ने झगड़ने में 100 का नोट भी फट गया, तुम भी मर गए, मैं भी मर गया, क्या ही मतलब बचा। बेटर है 10 रुपए करके सुबह शाम करके 10 बार यूज कर लेंगे। सरदार जी। यस सर।
परफेक्ट. पैरासिटिज्म पढ़िए. Parasitism. Considering that the parasite mode of life ensures free logic and सरदार, means. सरदार एक मिनट. पैरासिटिज्म भी आप पढ़ेंगे. मैं बस इतना बता दूं इन टर्म्स ऑफ इवोल्यूशन. पैरासिटिज्म एक ऐसी रिलेशनशिप की तरह डेवलप हुआ जो होस्ट स्पेसिफिक. समरी समझिए, होस्ट स्पेसिफिसिटी. और इसी होस्ट स्पेसिफिसिटी की वजह से गार्गी मैडम कोइवोल्यूशन एग्जिस्ट कर गया. समझना बात को भाई. सर यदि आप ये कह दें कि कोई एक एक्स स्पीशीज इवॉल्व हो रही है तो उसके साथ एसोसिएट वाई को भी हैज टू बी. अदरवाइज एक्स यदि चेंज होता रहा तो वाई को पता कैसे लगेगा मेरा होस्ट कौन था, क्योंकि एक्स तो कीप ऑन चेंजिंग. सो विद द टाइम वाई हैज टू बी. लाइक इन कोरोना एंटीबॉडीज बनने लगी, हर्ड इम्यूनिटी आने लगी तो उसने तुरंत अपने आप को चेंज कर लिया, डेल्टा स्ट्रेन ले आया. अब लेकिन जो डेल्टा स्ट्रेन से भी 2-4 यदि आदमी निकल गए होंगे तो वो कॉज कर देंगे पूरे इसमें हर्ड इम्यूनिटी. तो ये स्ट्रेन भी फेल हो जाएगा, फिर ये भी बढ़ेगा, फिर हम भी बढ़ेंगे, फिर वो भी बढ़ेगा, फिर हम भी बढ़ेंगे. दोनों चलते रहे. सालों से यही चल रहा है. जो नहीं कर पाए वो निपट जाएंगे. परफेक्ट. तो ऐसा एग्जांपल समझाया गया है कोइवॉल का. उसको हाईलाइट कर लीजिए. 4th और 5th लाइन में है host specific. They can parasitize only a single species of host in such a way that both host and the parasite tend to co-evolve. That is, if the host evolves special mechanism or for rejecting or resisting the parasite has to evolve to counteract and neutralize them in order to be successful with the same host species. और फिर regarding this कुछ एग्जाम्पल दिए गए जो नई बुक से ही आपको देखना है. मैं नहीं बता रहा हूं क्या है वो. लीवर फ्लू, ट्रिमेटोड पैरासाइट, कहीं पर निमेटोड लिखा है. व्हाट इज रिटन इन योर बुक? निमेटोड. व्हाट इज रिटन इन ऑल योर बुक? निमेटोड और ट्रिमेटोड? Trematode. Whatever is given in new NCERT, we will consider that much only. मेरे इसमें ट्रिमेटोड लिखा हुआ है, but मेरी पुरानी बुक है I know. So if this is nematode in new books, then it should be considered as nematode. But if in new books it is considered trematode, no problem at all. जिसके 2 होस्ट हैं, स्नेल और फिश. द मलेरियल पैरासाइट नहीं, बड़ी काम की बात है. बड़ी काम की बात है. पैरासाइट ने कुछ स्पेशल अडेप्टेशन भी डेवलप कर लिए. अंडरलाइन. पहला, अननेसेसरी सेंस ऑर्गन को खत्म कर दी. द रीजन, क्योंकि अननेसेसरी सेंस ऑर्गन यदि है उसके पास तो वो डिटेक्ट जल्दी हो जाएगा. तो पैरासाइट किस काम का. दूसरा, एडेसिव ऑर्गन और सकर बना लिए तो होस्ट पे चिपकने के लिए. डाइजेस्ट सिस्टम को लॉस कर दिया क्योंकि ऑलरेडी होस्ट डाइजेस्ट करके दे रहा है ना पका पकाया. और बट हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, क्योंकि रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी तो होस्ट पैरासाइट को ज्यादा रखना ही पड़ेगा तब तो वो ग्रो कर पाए. बट मेरे एक सवाल का जवाब दे सकते हैं आप लोग. The question is, life cycle should be easy or complicated? Complicated. And life cycle यदि complicated है तो body design should be simplified कि complicated? Simplified. Body design simplified. Perfect. Body design should be simplified and life cycle should be complicated. Must be noted. Life cycle complicated और body design simplified. Noted? Yes sir. अच्छा. तो इस तरह से वो दिया गया होस्ट केस में मलेरियल. एक आइडियल पैरासाइट की बात की गई है पेज नंबर 236 पर. आइडियल पैरासाइट. एक आइडियल पैरासाइट कौन है? वो जो ज्यादा नुकसान पहुंचा के खत्म कर दे तुरंत, या जो धीरे धीरे नुकसान पहुंचा के ज्यादा समय तक चलते हैं? धीरे धीरे नुकसान करा के ज्यादा समय धीरे धीरे तक नुकसान करे और ज्यादा समय तक चले. बहुत बढ़िया. धीरे धीरे नुकसान पहुंचाए और ज्यादा समय तक चले, वो एक आइडियल पैरासाइट है. तो क्या लगता है मलेरियल प्लाज्मोडियम पैरासाइट इज व्हाट? आइडियल और नॉट आइडियल? प्लाज्मोडियम Not ideal. Not ideal. not ideal. What about HIV virus? Ideal. What about coronavirus?
Non-ideal. Non-ideal. Not ideal. परफेक्ट, मतलब बात समझ गया। चलिए, तो मुझे कुछ बताने की जरूरत भी नहीं। डू यू बिलीव दैट एन आइडियल पैरासाइट शुड बी एबल टू थ्राइव विद इन द होस्ट विदाउट हार्मिंग? जब यदि आप कह रहे हैं कि ऐसा है कि कोरोना बिना नुकसान, सॉरी, एचआईवी जो है बिना नुकसान पहुंचाए ज्यादा समय तक रह रहा है, then why didn't natural selection lead to the evolution of such totally harmless parasite? फिर ऐसे डेवलप क्यों नहीं हो गए टोटली हार्मलेस? जब ये अच्छे हैं तो फिर ऐसे क्यों नहीं डेवलप हो गए? सर उसको अलग टर्म है कॉम्युनलिज्म, उसका टर्म ही अलग। नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ कि ऐसे पैरासाइट, एचआईवी जैसे पैरासाइट ही क्यों नहीं डेवलप हुए? इतना बढ़िया पैरासाइट एचआईवी, ऐसे ही डेवलप हो जाने चाहिए सारे। कोरोना टाइप के काय को डेवलप कर लिया होगा उसने भी अपने आप को चेंज। तो ऐसे ही डेवलप हो जाना था ना, बिना नुकसान पहुंचाए चलने वाले। नुकसान पहुंचाने वाले आए किस लिए? 2 साल से ऑनलाइन कर रखा है सिस्टम इन लोग। Sir, everyone is different. एवरीवन इज डिफरेंट, उससे क्या होगा? सारे उससे वायरस क्या या होगा? फिर पैरासाइट्स का बिहेवियर सेम थोड़ी होगा। स्पेसिफिसिटी की बात कर दिया आपने। पहली चीज तो सरदार जी से मैं एग्री हो गया कि सर यदि ऐसा होता तो फिर वो पैरासिटिज्म नहीं कहलाता, कमेंसलिज्म कहलाता, बिल्कुल ठीक। दूसरा, यदि ऐसा होता तो नेचुरल बैलेंस कैसे रहता? होस्ट पैरासाइट यदि साथ में रहने लगे, मतलब घास और बकरी दोस्ती करने लगे, शेर और हिरण दोस्ती करने लगे, तो फिर नेचर का बैलेंस कैसे रहेगा दोस्त? एम आई राइट? यस सर, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी कुछ बैक्टीरिया है ना जो एज पैरासाइट्स रहते हैं, तो उनका क्या? वो नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, वो नुकसान नहीं पहुंचा रहे, उनका फायदा कर रहे हैं, अपना नुकसान नहीं कर रहे। तो सर वो कमेंसलिज्म में हो जाएगा ना? यस यस, 100%, नो प्रॉब्लम। हाँ सर। Marine fish are infested with ectoparasite copepods. Cascuta, parasitic plant that is commonly found growing on hedge plant, has lots of chlorophyll and leaves on the course of evolution. बहुत सारे ऐसे पैरासाइट के बारे में दिया गया। मेरे को सिर्फ आपको बताना है ब्रूड पैरासिटिज्म, जिसे मुझे बताने की जरूरत नहीं। कुकू एंड क्या कह रहे हैं, क्रो, पता है ना एक दूसरे कौन किस किस में अंडे देता है? कुक्कू देता है क्रो के इसमें। अरे देता नहीं, देती है भाई। देती है। मजे ले रहे हो इकोलॉजी के तुम यार। मैं इसलिए पूछा था कौन किस में अंडे देता है, तो तुरंत आंसर इधर से भी और उधर से भी। अंडे देती है, कौन किस में देती है? कुक्कू क्रो के नेस्ट में देती है। काहे को जाती है ये क्रो के पास? तो उससे क्या होगा? क्या मतलब? कोयल और कुकू वाला एग्जांपल, इट्स एग्जांपल ऑफ ब्रूड पैरासिटिज्म, जो केवल ब्रीडिंग के लिए होता है। दैट्स इट। कमेंसलिज्म में भैया थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। कमेंसलिज्म और म्यूचुअलिज्म फिनिश करते हैं फटाफट। कमेंसलिज्म में दिया है ऑर्किड ग्रोइंग ऑन एज एन एपिफाइट ऑन अ मैंगो ब्रांच एंड बार्नेकल ग्रोइंग ऑन द बैक ऑफ अ वेल बेनिफिट while neither the mango tree nor the whale derive any apparent benefit, है ना? एग्जाम्पल भी पूछा जाता है, बार्नेकल वाला बहुत फ्रिक्वेंटली आता है। और एक नीचे बढ़िया अच्छा सा एग्जाम्पल दिया है, किसी को पता है क्या? पढ़कर बताइए मुझे जरा, बिना पढ़े, मतलब आप पढ़िए और मुझे एग्जाम्पल समझाइए बस, गार्गी मैडम। वो कैटल के ऊपर, एक्चुअली में वो उधर की क्रॉप फील्ड के ऊपर ग्रो करते हैं, पर जब कैटल उधर से पास होते हैं तो वो पूछ ऐसे ही तो it Anyone? comes on the cow. एनीवन जिसको इंग्लिश आती है थोड़ी सी? सर वो ग्रेजिंग एनिमल के साथ इसलिए रहते हैं क्योंकि उनके फ्लश और इससे उन्हें इंसेक्ट मिल जाते हैं, उन्हें कैच और ढूंढना नहीं पड़ता है बर्ड्स को। और कोई जिसकी इंग्लिश थोड़ी सी ठीक हो? मतलब मैं तो हिंदी मीडियम का विद्यार्थी, मेरी तो बहुत बेहतर है इंग्लिश में आपसे। कैटल के ऊपर सर जो हाँ चेतन,
सर ये गाय और वो जब मतलब घास खाते हैं तो घास के अंदर जो छुपे हुए इंसेक्ट्स होते हैं तो वो उसकी वजह से बाहर आते हैं और तभी इग्रेट्स उसको खाते हैं, मतलब उनको ढूंढना नहीं पड़ता बेसिकली। परफेक्ट। ड्यूरिंग ब्राउजिंग ग्रेजिंग जब वो चरते जाते हैं तो वो एक्सपोज होते जाते हैं, और वो क्योंकि वैसे तो घास में दिखेंगे नहीं उन्हें, मतलब कीट एग्रेट्स जाएंगे, वो पता लगा एग्रेट को कोई निपटा दे, स्नेक्स ने क्या प्रॉब्लम, तो वैसे तो दिखनी, तो जब ये चरते हुए जाएंगी कैटल्स, तो कैटल्स के चरते जाने में वो एक्सपोज हो जाएंगे और उसको तुरंत एग्रेट पर खा लेंगे। दिस इज वेरी गुड एग्जांपल गिवन फॉर कमेंसलिज्म। गाय भैंस को क्या ही नुकसान है उसमें, है ना। वेरी गुड। ये क्लॉन फिश वाला एग्जांपल भैया पेज 237 की पहली 4 लाइन, नीड, फर्स्ट 4 लाइन नीड, इधर पे एपिफाइड मैंगो ब्रांच बार्निकल वेल नीड, है ना, स्टिंगिंग टेंटिकल से बची रहती है, सी एनिमोन दैट हैज स्टिंगिंग टेंटिकल्स एंड द क्लॉन फिश दैट लिव्स अमंग देम, मतलब वो क्लॉन फिश जो है सी एनिमोन में चली जाती है। क्योंकि दोनों अपन ने देखे नहीं तो याद ही नहीं आता कौन किस में रहता है, कौन किसको प्रोटेक्ट करता है। तो टेंटिकल वाला सी एनिमोन, उसमें क्लॉन फिश बैठ जाती है, फिश गेट्स प्रोटेक्टेड, और सी एनिमल को कोई समस्या नहीं उसमें। म्यूचुअलिज्म में लाइकेन है, माइकोराइजा, लाइकेन हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, नो वन शुड टेक इट अदरवाइज। एल्गी को खाना बनाना है, मीन को उसको प्रोटेक्शन देना। दिस इज द लॉ ऑफ नेचर इन लाइकेन्स, डोंट टेक इट अदरवाइज, इट वाज जस्ट एन एग्जांपल आई एक्सप्लेन। माइकोराइजा फंगस और रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, लेकिन उसमें भी बहुत सारे चीटर्स हैं, उसमें भी बहुत सारे चीटर्स हैं। चीटर्स ऐसे हैं जो हर कहीं पाए जाते हैं, क्या नेचर में क्या क्लास में। चीट ऐसे करते हैं कि आप तो पढ़ा दो, आप अपना काम कर दो, हमें तो पढ़ना है कि नहीं पढ़ना वो हम देखें, हमें रिजल्ट देना है कि नहीं देना हम देखेंगे, आप तो पढ़ा दो। तो यहां पर भी चीटर्स हैं कुछ, लाइक जो यू कैन सी व्हाई प्लांट सॉरी एनिमल्स दैट ट्राई टू स्टील नेक्टर विदाउट एडिंग इन पॉलिनेशन, मतलब नेक्टर ले लेते हैं और पॉलिनेट करते नहीं। That is the evolution of the flower ants. Pollinator species are tightly linked with one another in many species of fig trees. अब वो वास्प का एग्जांपल दिया हुआ है, ये एग्जांपल याद है किसी को, बिना पढ़े कोई बता पाएगा? सर हाँ बोलिए। सर वास्प उसके फ्रूट के अंदर अंडे देता है जिससे वो न्यूट्रिशन ले, और ये तो एक तरफ का फायदा हो गया, और सर उससे वो सर, पॉलिनेट वास्प भी करते हैं फिर आगे। बोलो। सर वास्प अपने एक लार्वा इसमें उसके सीड में इंसर्ट करते हैं ताकि नरिशमेंट मिले, और वो प्लांट टू फ्लावर चेंज होते हैं वास्प, जिसके कारण पॉलिनेशन होता है प्रॉपर सीड ढूंढने के लिए फॉर लार्वा। और अंडे देने के लिए जगह भी देते हैं ना। यस सर। बिग इन्फ्लोरेसेंस, सर्चिंग फॉर द सुटेबल एग लेइंग साइट, इज इट? यस सर। इज इट? अरे हाँ या ना? यस सर। लेकिन वहां पर समझाया गया है एक सेक्सुअल डकैती भी डाली जा रही है। डकैती कैसी डाली जा रही है? डकैती ऐसी डाली जा रही है कि वो जो वन पेटल ऑफ इट्स फ्लावर बेयर एन अनकैनी रिसेम्बलेंस टू द फीमेल ऑफ द बी, एक फ्लावर जो है हनी बी के फीमेल की तरह शेप कर लेता है। वो बेचारे हनी बा को लगता है कि ये मेरी हनी बी होगी, वो आएगा उसके पास, वो सीडोकॉपुलेट भी करेगा, और सीडोकॉपुलेट करने की वजह से वो उसके पैरों में चिपक जाएंगे, या जहां पर भी वो स्टिक होना है वो पॉलिनेशन मतलब वो पॉलन ग्रेन चिपक जाएंगे, और वो वहां से चला जाएगा, फिर जैसे ही दूसरे फ्लावर बैठेगा वहां पॉलिनेट हो जाएगा, है ना। दैट इज व्हाट सेक्सुअल डेसीट जो लिखा हुआ है, सीडोकॉपुलेशन, ये होता है किसमें? दैट इज इन ऑर्किड फ्लावर, मेडिटेरियन ऑर्किड्स और मेडिटेरियन, बिल्कुल। सो दैट्स ऑल दोस्तों, ये बड़े मजेदार और कुछ अच्छे रोमांचक किस्से भी थे, थोड़े से बढ़िया से मजे से आपने इंटरेक्शन को पढ़ा। इंडिविजुअल लेवल पर आपने ऑर्गेनिज्म लेवल इकोलॉजी पढ़ी, पॉपुलेशन लेवल पर आपने बर्थ रेट, डेथ रेट, नेटालिटी, इस टाइप की चीजें पढ़ी, और कम्युनिटी लेवल पर आपने दो स्पीशीज के बीच का इंटरेक्शन पढ़ा। मेरी शुद्ध भाषा में मैं कहूं तो सवाल बन रहा है फिग ट्री वाला,
दूसरी बात मैं कहूं तो स्यूडो कॉपुलेशन वाला, तीसरा कहूं तो चीटर वाला, चौथा कहूं तो सी एनिमोन वाला, पांचवा कहूं तो मैंगो ब्रांच बार्निकल, छठा कहूं तो ब्रूट पैरासिटिज्म, नेक्स्ट कहूं तो पैरासाइट के कैरेक्टर्स, 8th कहूं तो कोइवोल्यूशन, 9th कहूं तो रिसोर्स पार्टीशनिंग, 10th कहूं तो कंपटीशन रिलीज कोनल्स एलिगेंट एक्सपेरिमेंट, 10th कहूं तो कंपटीशन के जबरदस्त एग्जांपल्स इंटरफेरेंस, फिर कहूं तो मैं कार्डियक ग्लाइकोसाइट्स, मोनार्च बटरफ्लाई, देन मिमिक, कैमोफ्लेज, ऑस्ट्रेलियन कैक्टस, यानी व्हाट नॉट, एग्जांपल्स ही एग्जांपल्स, और क्लोज रिलेशनशिप वाला वो स्टेटमेंट। दैट्स ऑल माय डियर एट फर्स्ट चैप्टर ऑफ इकोलॉजी। विल स्टार्ट सेकंड चैप्टर ऑफ इकोलॉजी। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कल मेरा क्लास शायद आपके इसमें शेड्यूल नहीं है, इज इट? यस सर। टिल आपका कल क्लास है, और वो टाइम होगा आपका आई थिंक 3rd स्लॉट। सर सुबह ले सकते हैं क्या? जी सुबह नहीं ले सकते आप? बोलो क्यों? नहीं ऐसे ही। नहीं मतलब लेने को मैं ले लूंगा, बट मुझे जो है वो कल आपको बैच को साथ में लेना है क्रैश कोर्स के,